अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है, कैसे हैं आप। हमारी स्ट्रेटजिक बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी की जो हमारी क्लासेस हैं वो हमारे पास सीक्वेंस चल रहा है। हम इंटरनल असेसमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। हमने इससे पहले एक्सटर्नल असेसमेंट के बारे में बात की, अब हम इंटरनल असेसमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। एक्सटर्नल असेसमेंट हमारे पास जो है कौन कौन से फैक्टर्स थे उनको हमने डीपली देखा, हमने उनको इनसाइट से स्टडी किया। अब जो हमारा करंट टॉपिक्स आजकल हमारे चल रहे हैं उसमें हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो मैनेजमेंट के जो डिफरेंट फंक्शंस आपके पास हैं, ठीक है, इंटरनली जो आपके पास जो डिफरेंट और एक ऑर्गेनाइजेशन का जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आपके पास होते हैं, ठीक है, या डिफरेंट मैनेजमेंट के जो फंक्शंस आपके पास हैं वो किस तरह से स्ट्रेटजिक पॉलिसी के साथ हम उसको लिंक कर सकते हैं। जो हमारा लास्ट लेक्चर था उस लास्ट लेक्चर में हम थोड़ा उसको रिकैप करते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि हमारे पास जो मैनेजमेंट की जो एक ऑडिट चेक लिस्ट थी उसको हमने देखा। हमने मैनेजमेंट के जो 5 फंक्शंस थे उन 5 फंक्शंस को हमने लिंक किया आपके पास बिजनेस स्ट्रेटजी की जो 3 कोर एरियाज हैं, दैट इज द बिजनेस, दैट इज द स्ट्रेटजी फार्मुलेशन, स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन एंड स्ट्रेटजी एवल्यूशन, उनके साथ हमने इन तीनों को लिंक किया। अब हम इसके बाद हमने इसकी बात की मार्केटिंग की। मार्केटिंग के कोर एरियाज हमारे पास कौन कौन से हैं उनको हमने देखा। फिर हमने मार्केटिंग में बात की कि जो कस्टमर की नीड्स और वांट्स हैं हम उनको किस तरह से जो है वो कैटर कर सकते हैं। और फिर हमने जो है मार्केटिंग की जो एक ऑडिट चेक लिस्ट थी, जो क्वेश्चंस थे जो कि एक मैनेजर जो है वो देखता है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, हमने उन चेक लिस्ट को डिस्कस किया। इस तरह से फिर हमने फाइनेंशियल जो रेशियोज हैं, जो फाइनेंस एंड अकाउंटिंग है उसके हमने देखा। फिर हमने बात की कि हमारे पास जो फाइनेंशियल रेशियोज एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती हैं वो किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के जो इंटरनल प्रोसेसेस हैं उनको जो है इफेक्ट कर सकती हैं। तो इन तमाम चीज़ों में जो हमने डिफरेंट चेकलिस्ट के अंदर हमने जो डिफरेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए, अगर हम मार्केटिंग की बात करें तो मार्केटिंग के अंदर हमने बात की कि हमारे पास जो प्राइसिंग आपके पास है उसकी आपने कौन कौन सी स्ट्रेटजीज जो है बनाई हैं। प्राइसिंग स्ट्रेटजीज जो है वो क्या इफेक्टिवली जो है वो काम कर रही हैं, क्या आपने प्राइसिंग स्ट्रेटजी बनाने से पहले कस्टमर एनालिसिस, मार्केट सर्वे वो आपने किया, ठीक है। फिर आपका जो प्राइसिंग का जो कंपैरिजन है विद रिस्पेक्ट टू योर कंपीटिटर्स वो आपने देखा। तो आपने ये देखा कि आपके पास इसके साथ साथ फिर हमने डिस्ट्रीब्यूशन की बात की, जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं वो इफेक्टिव हैं या नहीं, जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं वो एक हैं, एक से ज़्यादा हैं कि नहीं। तो ये तमाम चीज़ें आपके पास जो मार्केटिंग की जो डिफरेंट कोर एक्टिविटीज़ हैं इनका जो पर्पज़ है वो यही था कि हम मैनेजर्स को जो हैं वो जो मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ हैं उनको हम लिंक करवा सकें आपके पास स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के जो डिफरेंट 3 फंक्शंस हैं उनके साथ। तो इस तरह से हमने अकाउंटिंग में देखा, फाइनेंस में हमने देखा कि वर्किंग कैपिटल आपके पास अवेलेबल है कि नहीं, क्या आपकी फर्म जो है इस पोजीशन में है कि वो शॉर्ट टर्म जो लोन्स है, शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टमेंट है उसकी तरफ जा सके। अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो वेदर यू गो फॉर डेप्ट और यू हैव टू कॉन्टैक्ट और यू विल यूज योर इक्विटी, शेयर होल्डर इक्विटी आप जो है वो आप यूज करेंगे। क्या इन्वेस्टर्स आपके हैं, ये जो आपके स्टॉक होल्डर्स हैं वो उनका इतना ट्रस्ट आपके ऊपर है कि वो लॉन्ग टर्म के ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट में जो है वो देंगे, अपॉर्चुनिटी देंगे। तो ये तमाम चीज़ें जो आपके पास हैं, ये चेकलिस्ट हैं, इन चेकलिस्ट हम बता रहे हैं, इनका जो पर्पस है वो हमारे पास यही है कि हम अपने जो डिफरेंट और डिपार्टमेंट्स हैं, जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ आपके पास हैं, हम उनको लिंक कर सकें अपनी स्ट्रेटजिक बिजनेस पॉलिसी के साथ, ताकि जितने भी जो स्ट्रेटजिक बिजनेस पॉलिसी का जो मेन पर्पस है वो आपके पास स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करना है। तो आप अगर एचआर डिपार्टमेंट में हैं, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में हैं, आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर हैं, आप फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर हैं, स्ट्रेटजी जो है वो तमाम डिपार्टमेंट्स को इफेक्ट करती है। जो स्ट्रेटजी की आउटकम है, जो स्ट्रेटजी की आउटकम है वो हमारे पास जो है वो इनपुट है आपके पास मिशन स्टेटमेंट के लिए, विजन स्टेटमेंट के लिए। जब हम स्ट्रेटजी बनाते हैं तो वो एक यूनिवर्सल स्ट्रेटजी होती है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ओवरऑल इंप्लीमेंट कर दी जाती है। ऑफ कोर्स हम ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, हम जो है अपने काम को जो है वो डिफरेंट टास्क के अंदर डिवाइड करते हैं। हमारा पर्पस यही होता है कि हम अपने पास जो मेन गोल है या जो ऑब्जेक्टिव है उसको हम छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करके उसको हम अपने ऑब्जेक्टिव को हम किस तरह से अचीव कर लें। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए आपको ऑर्गेनाइजेशन के तमाम एरियाज को जो है फोकस करना पड़ता है। लास्ट लेक्चर्स में हमने मैनेजमेंट को फोकस किया, हमने मार्केटिंग को फोकस किया, हमने फाइनेंस को फोकस किया। जो हमारा आज का लेक्चर है उसमें हम 3 और डिपार्टमेंट्स जो हैं उनको हम ऐड करेंगे, उनकी हम इंपॉर्टेंस बताएंगे और हम उसके साथ साथ जो चेकलिस्ट हैं क्वेश्चंस उनको हम डिस्कस करेंगे। उसमें हमारे पास प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन फंक्शंस हैं, हम इनको देखेंगे।
फिर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है इसको हम लेकर चलेंगे, फिर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है हम इसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे, और फिर चेक लिस्ट में हम क्वेश्चन देखेंगे किस तरह से मैनेजमेंट जो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं वो आपके इनपुट देते हैं एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस पॉलिसी के अंदर। और जो लास्ट हमारे पास है वो हमारे पास है वैल्यू चेन एनालिसिस। हम इसको भी आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एंड ऑफ द लेक्चर हम बात करेंगे कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या होगा। तो जो हम आज के लेक्चर में जो हमारे पास कोर एरियाज हैं वो हमने बात की प्रोडक्शन की, कि हमारे पास प्रोडक्शन है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन फंक्शंस। तो हम अगर देखें हमारे पास प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन जो है मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन फंक्शंस जो हमारे पास होते हैं, ठीक है, हर एक फर्म जो है प्रोडक्शन नहीं करती, कुछ हमारे पास सिर्फ ऑपरेशन जो है वो हैंडल करती है। लाइक आपके पास कस्टमर सर्विसेज आपके पास हैं, ठीक है, तो वहां पर आप जो है डिफरेंट ऑपरेशन अपने हैंडल कर रहे होते हो। तो जो हमारे पास डिफरेंट किस्म के प्रोडक्शन या ऑपरेशन की फंक्शंस हैं उसमें हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसेस है। प्रोसेस क्या चीज़ है आपके पास? प्रोसेस एक ओवरऑल सिस्टम का सेटअप है कि जो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन का होल प्रोसेस है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आपके पास हो सकता है, आपके पास प्रोडक्शन का प्रोसेस हो सकता है, हमारे पास एक कोई कंपोनेंट है उसको मैन्युफैक्चरिंग करने का पूरे का पूरा प्रोसेस हो सकता है, ठीक है। तो जो प्रोसेस है वो आपका क्या है। फिर प्रोसेस के अंदर उसकी डिफरेंट आपके पास क्वालिटीज होती हैं। जो प्रोसेस आप लेकर चल रहे हैं वेदर जो है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस है या कि वो आपके पास जो है लेबर जो मैन पावर है उसके ऊपर उसका फोकस है। आपके पास प्रोसेस की क्वालिटी भी होती है और प्रोडक्ट की क्वालिटी भी आपके पास होती है। प्रोसेस की क्वालिटी आपके पास क्या होती है कि जो प्रोसेस है उसको हम कितने स्मूथ तरीके के साथ इजीली जो है हम उस प्रोसेस को जो है वो फुलफिल करें कि हम अपना जो एंड प्रोडक्ट है उसको हम बना सकें। मोस्ट ऑफ द जो हमारे प्रोसेस हैं वो हमारे पास टेक्नोलॉजी के साथ लिंक होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास जो मैन्युफैक्चरिंग का पहले प्रोसेस था, ठीक है, वो एक बहुत बड़े सेटअप और बड़ी मशीनरीज आपको रिक्वायरमेंट अभी भी जरूरत है, बट उसके जो इंटरनल प्रोसेस थे उनको आसान बना दिया गया विद द एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। आपने टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट किया और उस टेक्नोलॉजी के थ्रू आपने क्या किया कि आपने उस प्रोसेस को आसान बना दिया, ठीक। तो हमारे पास टेक्नोलॉजी की जो इनपुट है वो आपके प्रोसेस को आसान बना देती है, ठीक है। तो हमारे पास जो पहला फंक्शन है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन वो हमारे पास है प्रोसेस। सेकंड हमारे पास है कैपेसिटी। आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ठीक है, स्मॉल स्केल पर कर रहे हैं आप या आप लार्ज स्केल पर कर रहे हैं। अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं तो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लार्ज स्केल पर भी बनाती हैं और स्मॉल स्केल कर भी आपके पास क्या चीजें प्रोडक्ट आपके पास क्या होती है बनाती है। आप सीमेंट इंडस्ट्री ले लें तो हमारे पास उसका जो प्रोडक्शन साइकिल है जो उसकी कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा से ज्यादा आपके पास होती है, ठीक है। तो सीमेंट इंडस्ट्री जो है उसको अगर हम लिंक करें आपकी जो है वो शू इंडस्ट्री के साथ, तो ऑफ कोर्स प्रोडक्शन यहाँ पर भी है वहां पर भी है, लेकिन वहां पर लार्ज इंडस्ट्री उसकी जो कैपेसिटी है वो आपके पास ज्यादा है बनिस्बत के यहाँ पर। आप जो कैपेसिटी है जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी है वो कितनी है आपके पास, इन्वेंट्री आपकी इन्वेंट्री कितनी है, ठीक है, प्रोडक्ट जो है आपके स्टॉक में जो है वो कितना पड़ा हुआ है। ये अगेन हमारे पास प्रोडक्शन एंड फंक्शन हमारे पास इसके एक पार्ट है। वर्क फोर्स, जो वर्क फोर्स जिसके जो कि आपके पास प्रोसेस को प्रोडक्शन और ऑपरेशन के जो प्रोसेसेस हैं उनको हैंडल कर रही है, उसका आपके पास जो है सेटअप कैसा है, वेदर वो ट्रेंड है, एक्सपर्ट है, एक्सपीरियंस उसके पास है या नहीं, ठीक है, आपके जो प्रोडक्शन के जो रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करता है या नहीं करता। आपके पास प्रोडक्शन और ऑपरेशन के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो आपके पास आती है स्किल्ड लेबर, कि जो आपके पास वर्क फोर्स है उसका स्किल्ड होना जरूरी है। अगर आपके पास वर्क फोर्स के पास स्किल नहीं है और उसके पास स्किल की कमी है तो इसका मतलब आपके पास ये हुआ कि आपके पास प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस के जो फंक्शंस हैं उनमें प्रॉब्लम आपके पास आएगा। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आपके पास है कि जो प्रोडक्शन है ये एक प्रॉपर सिस्टमेटिक काम है और इसके लिए स्किल्ड लेबर का होना जरूरी है। यहाँ पर एक आम बंदा काम नहीं कर सकता, यहाँ पे स्किल्ड जो है बंदा वही सिर्फ एक इनपुट आपको दे सकेगा। तो क्या आपकी वर्क फोर्स जो है वो स्किल्ड है, कैपेबल है, एक्सपर्ट है या नहीं। फिर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, जो आप प्रोडक्ट बनाने जा रहे हो, जो प्रोडक्शन आपका प्रोसेस है, जो प्रोडक्शन है आपकी, जो ऑपरेशंस के आपके डिफरेंट फंक्शंस हैं उनकी क्वालिटी आपके पास जो है वो आपके पास कैसी है। तो ये आपके पास प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन के 5 मेजर फंक्शंस हैं। इनमें आपके पास प्रोसेस है, आपके पास कैपेसिटी है, आपके पास
जो इन्वेंट्री है, वो वर्क फोर्स जो आपके पास उसके एक्सपर्टीज हैं, और क्वालिटी ऑफ द आपके पास जो है प्रोडक्ट एंड प्रोसेस आपके पास है। प्रोडक्शन और प्रोसेस को अगर हम थोड़ा डिटेल देखें तो हम इनमें 3 पॉइंट ऐड करेंगे। द प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन फंक्शन ऑफ अ बिजनेस कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज दैट ट्रांसफॉर्म इनपुट इनटू द गुड्स एंड सर्विसेज। रॉ मटेरियल के इनपुट देने से एंड प्रोडक्ट बनने तक जो आपके पास सारे का सारा प्रोसेस है, दिस कम अंडर अ प्रोडक्शन। ये आपके पास प्रोडक्शन के अंडर आपके पास आता है। द प्रोडक्शन ऑपरेटिंग फंक्शन ऑफ बिजनेस कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज दैट ट्रांसफॉर्म इनपुट इनटू द गुड। आपने रॉ मटेरियल जो है वो लाया, उसको यूज किया, आपके पास मैन्युफैक्चरिंग हुई, असेंबल हुई, एंड प्रोडक्ट बनने, मैन्युफैक्चरिंग के इनिशियल पॉइंट जहां से हमने रॉ मटेरियल जो इनपुट दिया अपनी मशीन को, वहां से लेकर एंड प्रोडक्ट फिनिशिंग पैकेजिंग तक जो सारी की सारी एक्टिविटीज हैं, इट कम अंडर प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन साइकिल। ये आपके पास पूरे साइकिल में आती हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट डील विद द इनपुट ट्रांसफॉर्मेशन एंड आउटपुट दैट वेरीज अक्रॉस इंडस्ट्री एंड मार्केट। आपके पास जो प्रोडक्शन है और ऑपरेशन है, ये हमने जिस तरह लास्ट पॉइंट में देखा कि हमारे पास इनपुट से लेकर आउटपुट तक जितने भी प्रोसेस हैं वो सारे के सारे कम अंडर द प्रोडक्शन। अब यहाँ पर आपके पास है कि जो आपने प्रोडक्ट को इनपुट दी, ट्रांसफॉर्म किया, आउटपुट किया, ये हमारे पास फ्रॉम वन इंडस्ट्री टू सेकेंड इंडस्ट्री ये हमारे पास वेरी करता है। जैसे हमने बात की सीमेंट इंडस्ट्री की और गारमेंट इंडस्ट्री की या शू फैक्ट्री की, तो तीनों को जो कैपेसिटी है, जो प्रोडक्शन की आउटकम है, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, तीनों की जो है वो मुख्तलिफ होगी। आपके पास एक बड़ी इंडस्ट्री है तो उसकी जो आउटकम है, जो उसकी आपके पास इनपुट है वो भी ज्यादा होगी, जो प्रोडक्शन की आउटकम वो भी आपके पास ज्यादा होगी। सिमिलरली आपके पास जो बाकी आपके पास गारमेंट्स है दूसरी है, उनकी इनपुट भी थोड़ी होगी और आउटकम वो पास के भी थोड़ी होगी, और टाइम भी आपके पास फैक्टर एक हमारे पास चीज है। तो अगेन मतलब कि आपका जो प्रोसेस है वो कितना इनोवेटिव है, वो कितना टेक्नोलॉजी फोकस्ड है, कितना टेक्नोलॉजी बेस्ड है कि आप अपने जो प्रोसेस और प्रोडक्ट दोनों को जो है क्वालिटी की जो है वो मेंटेन रख सकते हैं। द प्रोडक्शन ऑपरेशन एक्टिविटीज ऑफन रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन एंड कैपिटल एसेट। ये जो आपका साइकिल है कि जहां से आप अपने इनपुट देते हैं रॉ मटेरियल से लेकर और यहां तक जो आपका आउटपुट है, ये जो आपका फुल फ्लेज एक साइकिल है। इस फुल फ्लेज साइकिल में आपके पास जो है ह्यूमन रिसोर्स जो है वो सबसे ज्यादा जो है इफेक्टिव जो है वो रोल जो है वो प्ले करता है। और आपके पास यहाँ पर ह्यूमन एज वेल एज कैपिटल एसेट्स, यहाँ पर आपके जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो भी बहुत ज्यादा यूज हो रहे होते हैं, और आपके पास जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो भी आपके पास बहुत ज्यादा यूज हो रहे होते हैं। आपके पास अगर आपने डिसीजन मेकिंग करनी है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपके पास है, मैनेजमेंट आपके पास है, वहां पर आपके पास जो है कुछ लोग मिलकर बैठकर डिसीजन लिया जा सकता है। लेकिन एक प्रोडक्शन का जो फुल फ्लैज साइकिल है, ठीक है, उसको चलाने के लिए आपको जो है एक बड़ी लेबर फोर्स की जो है वो जरूरत आपके पास होती है। ठीक है, लेबर फोर्स का जो है वो स्किल्ड होना यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन सेक्टर में यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो आपके पास ह्यूमन कैपिटल होना जरूरी है, सेकंड आपके पास जो कैपिटल एसेट्स हैं, जो फाइनेंशियल आपके पास चीजें हैं वो भी आपके पास बहुत ज्यादा होना जरूरी है। जो आप फाइनेंस लगा रहे हैं, जो पैसा आपका इनपुट लग रहा है यहाँ पर, उसका भी जो आपके पास बहुत ज्यादा जो है कंट्रीब्यूशन यहाँ पर है। तो पूरे के पूरे एक आपके पास ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोसेस है उसके अंदर प्रोडक्शन का जो साइकिल है, यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा जो है वो ह्यूमन स्किल्ड कैपिटल की जो है वो जरूरत रहती है। यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्शन और ऑपरेशन, ऑफ कोर्स यही वो जगह है जहाँ पे आपके पास स्ट्रेटजी जो है इंप्लीमेंट हो रही होती है। ठीक है, और यहाँ से आपके पास जो प्रोडक्ट आउटपुट हो रहा है वही आपके पास जो है मार्केट शेयर गेन करने में आपको हेल्पफुल हो रहा होता है। तो यहाँ पर आपने इस चीज को जो है वो इंश्योर करना होता है कि आपके पास प्रोडक्शन और ऑपरेशन की जो चेक लिस्ट है इसको आप प्रॉपर फोकस करें, ताकि आपके पास जो आउटकम है वो एंड रिजल्ट उसका अच्छा आपके पास है। आर द सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल पार्ट्स एंड सब असेंबलीज रिलायबल एंड रीजनेबल। आपका जो प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट बनना, वो डिपेंडेंट है आपके रॉ मटेरियल के ऊपर। ठीक है, अगर आप रॉ मटेरियल अपना किसी फॉरेन कंट्री से मंगवा रहे हैं या कहीं दूर दराज से मंगवा रहे हैं, तो वहां पर आपके पास जो है वो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं आपके, ठीक है, जो फॉरेन आपके पार्टनर्स हैं वो रिलायबल हैं या नहीं है। ठीक है, उनके रिलायबल एंड रीजनेबल प्राइस की फॉर्म में रीजनेबल होना जरूरी है। ठीक है, अगर आपका रॉ मटेरियल जो है वो आपकी विद इन कंट्री से ही आ रहा है, तो जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है जो कि रॉ मटेरियल आप तक पहुंचा रहा है, या जो उसकी प्रोविजन है रॉ मटेरियल की, वो कितनी इफेक्टिव है। जहां से आप परचेज कर रहे हैं
ठीक है, वो कितने रिलायबल हैं और उनके जो प्राइसेस और रेट्स हैं वो कितने रीजनेबल हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम इंडस्ट्रीज जो है वो अपनी कॉस्ट को सेव करने के लिए जो इंडस्ट्री है वो उसी एरिया में जाकर लगाती हैं जहां पर उनका रॉ मटेरियल जो है वो इजीली अवेलेबल हो। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है रॉ मटेरियल को लाने और ले जाने में, वो आपके पास जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। सेकंड जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आपको है वो ये है कि आपको उस इलाके में जो है वो चीप लेबर आपके पास मिल जाती है, क्योंकि आप इंडस्ट्री ऐसी जगह पर लेकर जाते हैं जहाँ के ऑलरेडी मतलब आपके पास जॉब्स नहीं है या कुछ ऐसा एरिया है जो बहुत बैकवर्ड है, बट आपका रॉ मटेरियल जहाँ पे है वो जो एबंडेंटली जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, तो उस जो रॉ मटेरियल के जो रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज करने के लिए आप वहाँ जाते हैं, तो जो वहाँ के लोग हैं, लोकल लोग, उनको जो है जॉब्स भी मिलती हैं और उसके साथ साथ जो है आपको लेबर जो है चीप पड़ती है, बिकॉज मतलब कि आप जो है वो लोकल जो है लेबर्स को जो है वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो आपके पास प्रोडक्शन और ऑपरेशन के अंदर जो आप बात कर रहे हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हमारे पास है रॉ मटेरियल, पार्ट्स, ये असेंबलीज। अगर आप रॉ मटेरियल हैं, अगर आप असेंबलीज हैं, मतलब कि पार्ट्स लेकर उनको आप असेंबल करते हैं, सब असेंबलीज, वो तमाम चीज़ें जो है आपके पास जो है वो रिलायबल सप्लायर्स के थ्रू आने चाहिए और वो रीजनेबल भी होने चाहिए उनके प्राइसेस जो हैं, ताकि आप जो है अपनी एंड जो प्रोडक्ट का बेनिफिट है उसको जो है आप इजीली जो है वो देख सकें। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमारे पास प्रोडक्शन और ऑपरेशन साइकिल के अंदर आपने जो है मेंटेन करनी है वो हमारे पास है आर द फैसिलिटीज, इक्विपमेंट्स, मशीनरी एंड ऑफिसेज इन गुड कंडीशन। जो फैसिलिटीज, क्योंकि आपके पास यहाँ पर जो है मैन्युफैक्चरिंग आपके पास है, टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, मशीनरी इन्वॉल्व है और इसका वर्किंग कंडीशन में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये क्वेश्चन आपके पास फोकस कर रहे हैं कि जो आपने फैसिलिटीज़ दी हुई हैं उस प्रोसेस को, उस प्रोडक्ट को बनने के लिए जो प्रोसेस है, जो उस प्रोसेस को फैसिलिटेट कर रही हैं डिफरेंट फैसिलिटीज़ हैं, क्या वो प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है, इक्विपमेंट जो है, मशीनरी जो आपकी है वो लेटेस्ट है या नई टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है या नहीं, या अगर पुरानी भी है तो क्या इन वर्किंग कंडीशन है। ठीक है, मशीनरी आपकी जितनी पुरानी होगी, जितनी ज़्यादा जो है उसकी डिप्रिसिएशन वैल्यू ज़्यादा होती चली जाएगी, वो आपके पास इनपुट जो है ज़्यादा लेना शुरू कर देगा। मतलब ये कि जो आपके पास गाड़ी है वो पुरानी होनी शुरू हो जाती है, गाड़ी आपकी पुरानी होती है तो जो फ्यूल कंजम्पशन है, इंजन कैपेसिटी जो है वो आपकी डिक्रीज हो जाती है, फ्यूल कंजम्पशन जो है वो आपकी इंक्रीज हो जाती है। तो आपके पास जो कॉस्ट है, जो उसकी रिपेयरिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। सेम विद द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जो आपके पास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो मशीनरी पड़ी होती है, ठीक है, अगर वो पुरानी है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आप अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं तो जो आपको प्रोडक्ट आउटपुट आ रही है, ये प्रोडक्ट बन रहा है, वो आपके पास एक्सपेंसिव आएगा। ठीक है, इसलिए ये फोकस किया जाता है कि आप जो है इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का प्रोसेस रखें और R&D का डिपार्टमेंट जो है अपने आप हर ऑर्गेनाइजेशन में रखें, ज़रूरी है, रखना ज़रूरी इसलिए भी है कि आपको जो है नई टेक्नोलॉजी से अवेयरनेस हो, मार्केट सर्वे में आपकी हेल्प करें, कस्टमर फीडबैक आपको मिले और आप अपना प्रोडक्ट क्वालिटी जो है उसको आप इम्प्रूव करें। तो यहाँ पर जो है इस चीज़ पे फोकस किया जा रहा है, आर इन्वेंट्री कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स इफेक्टिव। जो आप इन्वेंट्री जो है आपके पास है उसको जो कंट्रोल पॉलिसीज हैं और जो उसकी प्रोसीजर्स हैं वो क्या मतलब कि इफेक्टिव हैं या नहीं है। इन्वेंट्री को आप लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन नहीं रख सकते, इन्वेंट्री आपको जल्दी से जल्दी निकालनी भी है। ठीक है, तो उसके लिए आपकी पॉलिसीज इफेक्टिव हैं या नहीं। क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर इफेक्टिव। जो आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी है ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, आपको अपनी प्रोसेस की क्वालिटी को कंटिन्यूसली जो है वो क्या करना है, इसको मॉनिटर करना है। हम बात करते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट और उसके साथ हम कहते हैं कंटिन्यूस क्वालिटी मैनेजमेंट, कि आपने अपने पास क्वालिटी को टोटली मैनेज करना है बट कंटिन्यूसली जो इसको आपने क्या करना है वो मैनेज करना है। आपके पास प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो ज़रूरी है और अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स जो है वो ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल ISO देखें, आपके पास डिफरेंट अवेलेबल हैं जो कि आपके प्रोडक्ट की जो है स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो स्टैंडर्ड है भी या नहीं है। फॉर एग्जांपल जब पाकिस्तान के अंदर WTO की पॉलिसीज लगी तो उसने जो है प्रोडक्ट क्वालिटी के साथ साथ प्रोडक्ट की स्टैंडर्डाइजेशन जो है उसके ऊपर उन्होंने फोकस किया। ठीक है, तो आपके पास जो क्वालिटी की जो है कंट्रोल पॉलिसीज हैं वो इफेक्टिव हैं या नहीं। जो हमारे पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है वो ये है कि आर फैसिलिटीज, रिसोर्सेज एंड मार्केट्स स्ट्रेटेजिकल लोकेटेड। आपका जो एंड प्रोडक्ट है, ठीक है, वो जो है क्या जिन मार्केट्स में जा रहा है वो क्या स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है या नहीं। आर फैसिलिटीज एंड रिसोर्सेज, और वहाँ तक मार्केट तक पहुँचने के लिए जो आपको फैसिलिटीज चाहिए और वो रिसोर्सेज हैं
वो आपके पास प्रॉपरली हैं या नहीं। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि डज द फर्म हैव टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंसीज। अब आपके पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है आपके पास प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस को मैनेज करने, वो आपके पास है टेक्नोलॉजी। क्योंकि आप देखें कि पुरानी इंडस्ट्रीज के अंदर जो थी वो आपके पास लेबर ज़्यादा यूज़ होता था, बट आजकल की जो इंडस्ट्री है वहाँ पे मशीनरी जो है वो ज़्यादा यूज़ की जा रही है। आपके पास आईटी बेस्ड जो मशीनरी है, आईटी बेस्ड जो प्रोग्राम्स हैं उनको ज़्यादा जो है वो यूज़ किया जाता है। आपके पास जो आपके पास मशीनरी है वो ज़्यादातर सॉफ्टवेयर बेस्ड है। सॉफ्टवेयर जो है वो क्या करते हैं, मशीनरी को क्या करते हैं, आपके पास एक हैंडल करते हैं। आप इसकी एग्जांपल इस तरह से ले लें, एम्ब्रॉयडरी आपके पास जो थी इनिशियली, जो आपके पास पुराने ज़मानों में एम्ब्रॉयडरी क्या करते थे कि लोग जो थे खुद एम्ब्रॉयडरी करते थे और एक जो है वो चादर को बनाने में आपके पास जो है वो महीने लग जाया करते थे। बट अब आपके पास क्या है कि आपके पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जो कि मशीन को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आपने ये वाला डिज़ाइन जो है वो बनाना है। आप डिफरेंट डिज़ाइन को कस्टमाइज करके मिक्स करके भी अपना एक नया डिज़ाइन जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। मशीनरी सिर्फ क्या करती है कि इंस्ट्रक्ट करती है, जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्ट्रक्ट करता है मशीनरी को, और आपके पास विद इन मिनट्स जो है पूरी की पूरी जो आपके पास जो डिज़ाइन है वो आपके पास जो है वो बनकर आपके पास आ जाता है। तो यहाँ से हमने देखा कि जो आपके पास लेबर फोर्स थी, जो आपके पास ह्यूमन कैपिटल था वो हट गया और उसकी जो रिप्लेसमेंट थी वो किसने ले ली, आपके पास टेक्नोलॉजी ने ले ली, सॉफ्टवेयर ने आपके पास ले ली। तो टेक्नोलॉजी जो है वो आपकी प्रोसेस को भी इजी बनाता है और आपकी जो क्वालिटी है उसको भी जो है वो इन्हांस करता है। तो यहाँ पर जो लास्ट क्वेश्चन है कि टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंसीज हैं या नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी ईच एंड एवरी जो आपके पास लाइफ का जो डिफरेंट पोर्शन है, जो शोबे हैं, वहाँ पे टेक्नोलॉजी ने कंट्रीब्यूट किया है और ऑलरेडी पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रही है टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर जो है टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंसीज को जो है वो बात की गई है। इस चीज़ को भी जो प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन में आपने देखना है। जो हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन है जिसके थ्रू हमें जो है इंफॉर्मेशन मिलती है अपने पास इंटरनल असेसमेंट की, हमारे पास है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है जी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपके पास जो है रिसर्च करता है कस्टमर्स के ऊपर, मार्केट्स के ऊपर, आपके पास टेक्नोलॉजी इनोवेशंस के ऊपर, इनोवेटिव आइडियाज़ का बनना, नए प्रोडक्ट का डिज़ाइन होना, ये तमाम आपके पास जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो डिपार्टमेंट का पार्ट है। जो फंक्शन हमारे पास हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के, डेवलप ऑफ न्यू प्रोडक्ट बिफोर कंपिटिटर्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हमारे पास है कि आपने एक नया प्रोडक्ट डेवलप करना है, नया आइडिया जनरेट करना है। ठीक है, आइडिया नया जनरेट करना या एक नया प्रोडक्ट बनाना, इसका मकसद हमारे पास ये होता है कि हम अपने पास जो मार्केट के अंदर जो मार्केट शेयर है उसको अपना बढ़ा सकें। हमारी एक्सपेक्टेशंस जो हैं एक नए प्रोडक्ट से क्या होती हैं कि हम ये नया आइडिया जनरेट करने जा रहे हैं या हम ये नया प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि इस नए प्रोडक्ट से आपके पास क्या होगा कि मार्केट का जो बड़ा शेयर है वो आप जो है वो कैप्चर करने में जो है वो कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, या तो आप नया प्रोडक्ट बनाते हैं या आप किसी दूसरे प्रोडक्ट का कोई सब्स्टिट्यूट बनाते हैं जो कि उस प्रोडक्ट से बेहतर जो है क्वालिटी क्या करता है वो आपको देता है। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट में या प्रोडक्ट में या एक आइडिया जनरेट करने में, वो ये है कि आप अपना आइडिया या अपना जो प्रोडक्ट है वो डेवलप तो करेंगे लेकिन बिफोर योर कंपिटिटर्स। अगर आप कंपिटिटर्स ने वो आइडिया इंप्लीमेंट कर लिया और आप वो दोबारा आइडिया इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, इट्स मीन दैट यू आर गोइंग टू मेक अ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। तो वहाँ पे थ्रेट्स आपके पास होंगे कि वेदर सब्स्टिट्यूट जो प्रोडक्ट है वो मार्केट कैप्चर कर पाएगा या कैप्चर नहीं कर पाएगा। लेकिन इन केस आप एक नया प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं तो जो मार्केट में कंपटीटर्स ने अभी तक वो प्रोडक्ट जो है इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, तो फिर जो है आप अपने प्रोडक्ट को थ्रू डिफ्रेंसिएशन जो है वो जो है मार्केट के अंदर जो है वो लाएं और मार्केट का बड़ा शेयर जो है उसको आप कैप्चर करने में जो है वो आसानी से जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बट ये नया प्रोडक्ट जो है कंपटीटर्स से पहले आना चाहिए, तब आप मार्केट का एक जो बड़ा पोर्शन उसको आप जो है वो कैप्चर करने में जो है वो इजी होंगे। इम्प्रूविंग प्रोडक्ट क्वालिटी, नया आइडिया आपने लॉन्च किया और आपने जो है वो अपने कंपटीटर से पहले लॉन्च कर दिया, इट मीन कि आपने मार्केट का कुछ ना कुछ पोर्शन जो है कैप्चर कर लिया। अब आपके पास इशू ये है कि आपने लॉन्ग टर्म में जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपने लिया है, जो एक यूनिक फीचर आपने दिया है या आपने यूनिक और नया प्रोडक्ट जो मार्केट में दिया है, उसकी आपने जो क्वालिटी है उसको आपने कंटिन्यूसली जो है वो मॉनिटर करना है और क्वालिटी आपने उसकी इम्प्रूव करनी है।
रिटेन करने के साथ साथ आपने उसकी क्वालिटी जो है इम्प्रूव करनी है, और वन टाइम इम्प्रूव नहीं करनी, बल्कि आपने उसकी जो क्वालिटी है उसको आपने कंसिस्टेंटली जो है वो इम्प्रूव करते रहना है। जो लास्ट पॉइंट हमारे पास R&D का जो काम है, फंक्शन जो है इनका, इम्प्रूविंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टू रिड्यूस द कॉस्ट। ऑफ कोर्स मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस है उसकी जो क्वालिटी है उसको आपने बढ़ाना है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्वालिटी इन्हांस करना, फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी को इनपुट देना, कि जो आपके पास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसको आपने इम्प्रूव करना है, जो प्रोसेस क्वालिटी है उसको आपने इम्प्रूव करना है, जिससे जो आपकी कॉस्ट है, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्ट वो आपके पास क्या हो जाएगी, वो आपके पास रिड्यूस हो जाएगी। तो यहाँ पर यही बात की जा रही है कि इम्प्रूविंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस इम्प्रूव करने का मकसद ये है कि आप अपनी टेक्नोलॉजी की जो है इनपुट जो है वो आप यहाँ पर दें। टेक्नोलॉजी जब आपके पास इनपुट आएगी और आपके पास इम्प्रूव्ड और नई टेक्नोलॉजी आएगी, तो वो आपके जो होल प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग का उसको जो है वो फैसिलिटेट करेगी और उसको ईजी बना देगी। और ईजी बनने के साथ साथ जो आपका फाइनल प्रोडक्ट जो है उसकी जो कॉस्ट है वो भी आपके पास क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। अब यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ R&D, फिर हम सेकंड पॉइंट में बात करेंगे हमारे पास इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल R&D। जो हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ R&D है, ये हमारे पास फिफ्थ मेजर एरिया ऑफ इंटरनल ऑपरेशंस है, दैट शुड बी एग्जामिन्ड फॉर स्पेसिफिक स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस इन द R&D। जो R&D के स्पेसिफिक स्ट्रेंथ और वीकनेसेस देखता है। मैनी फर्म्स टुडे डू नॉट कंडक्ट R&D एंड येट मैनी अदर कंपनीज डिपेंड ऑन सक्सेसफुली। बहुत सी कंपनी ये बिलीव करती हैं, लाइक प्लानिंग वाला फैक्टर है कि वो प्लानिंग नहीं करती, ठीक है, कहती हैं प्लानिंग में टाइम वेस्ट होता है। इस तरह जो कंपनीज हैं बहुत सी, वो R&D भी नहीं करती। R&D के ऊपर उनका फोकस जो है वो बिल्कुल भी आपके पास जो है वो नहीं होता। जब आपके पास R&D के अंदर आपके पास फोकस जो है वो नहीं होगा, तो वहां पर आपके पास क्या होगा कि R&D जब आपके पास फोकस नहीं होगा तो वहां पर आपके पास क्या होगा कि यहाँ पर आपके पास जो चीजें हैं वो आपके पास मैनेजेबल नहीं होगी। वो कंपनीज जो R&D पे एक्सपेंडिचर करती हैं वो मार्केट में कम्पिटिटिव एडवांटेज ले जाती हैं, और वो कंपनीज जो मार्केट जो आपके पास कॉस्ट जो आपको R&D के ऊपर कॉस्ट नहीं लगाती, वो मार्केट में सर्वाइव नहीं करती। अगेन द सेम विद द प्लानिंग, कुछ प्लान करती हैं, कुछ प्लान नहीं करती। कुछ के लिए प्लानिंग जो है वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, कुछ कहते हैं कि प्लानिंग कोर है अगले आने वाली एक्टिविटीज के, इसलिए हमें इसके ऊपर ज्यादा टाइम लगाना चाहिए। तो अगेन द सेम विद R&D एक्टिविटीज फॉर सर्वाइवल, ठीक है, जरूरी है ऑफ कोर्स सर्वाइवल के लिए आपने compete करना है और आपने क्वालिटी मेंटेन रखनी है और आपने जो है अपनी कॉम्पिटेंसीज को इन्हांस करना है और आपने कोई नई चीज देनी है, उसके लिए R&D जरूरी है। फर्म परस्यूइंग अ प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी स्पेशली नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग R&D। वो वाले फर्म्स जो कि मतलब के प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं और उनका जो मकसद ही है नए से नया प्रोडक्ट लॉन्च करना और मार्केट के अंदर जो है वो सर्वाइव करना, उनके लिए R&D की जो एक्टिविटीज हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी हैं कि वो अपने पास इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को मॉनिटर करें, अपने R&D की जो पॉलिसीज है उनको डिजाइन करें और क्या करें कि अपने आप को एस्टेब्लिश करें फर्म के अंदर। सेकंड जो हमारे पास है वो हमारे पास है वो फोकस करता है कि हमारे पास जो R&D की जो एक्टिविटीज हैं वो इंटरनली होनी चाहिए या हमें मतलब कि आउटसोर्सिंग करनी चाहिए, एक्सटर्नली हमारे पास होनी चाहिए। R&D इन द ऑर्गेनाइजेशन कैन टेक द टू बेसिक फॉर्म्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनल R&D, ठीक, इंटरनल R&D in which an organization operates in its own R&D development R&D डिपार्टमेंट, जबकि हमारे पास जो है सेकंड हमारे पास है कॉन्ट्रैक्ट R&D in which a firm hires independent researchers or independent agencies to develop specific product. Many companies use both approaches to develop a new product, ठीक है, और R&D तो है ही एक नए प्रोडक्ट के लिए। A wide use approach for obtaining outside R&D assistance is to pursue a joint venture with another firm. अब हमारे पास इंटरनल R&D डिपार्टमेंट की इंटरनली आप इतने कैपेबल हैं, आपकी स्ट्रेंथ अच्छी है और स्ट्रेटजीज आपकी हैं कि आप क्या करना चाह रहे हैं कि आप जो है वो इंटरनली जो है वो रिसर्च करके अपने पास जो इनोवेटिव आइडियाज जो हैं उनको आप लेकर चलना चाहते हैं। बट कुछ फर्म्स जो हैं उनके पास इंटरनल स्ट्रेंथ नहीं होती, तो वो क्या करते हैं कि इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स हायर करते हैं, आउटसोर्स करते हैं, ठीक है, अपना प्रोडक्ट दूसरी कंपनीज को, और जो नया प्रोडक्ट बनाने जा रही हैं वो दूसरी कंपनीज की मदद से क्या करती हैं वो लोग इसको बनाते हैं। कुछ कंपनीज इंटरनली डिपेंडेंट होती हैं अपने R&D डिपार्टमेंट्स के ऊपर और फोकस करती हैं हमारा इंटरनल जो है एक रिसर्च सेल होना चाहिए। कुछ कंपनीज जो हैं वो एक्सटर्नल के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। कुछ कंपनीज क्या करती हैं वो मिक्स करती हैं
कि जो इंटरनल स्ट्रेटजी, इंटरनल कैपेबिलिटी स्ट्रेंथ है उसको इंटरनली देखती हैं, और जो हमारे पास कंपोनेंट जिसमें एक्सटर्नल स्ट्रेंथ चाहिए वहां से वो क्या करती हैं कि एक्सटर्नल जो है आउटसोर्स जो है कर लेती हैं रिसर्चर, और अपने जो है काम को क्या करती हैं फुलफिल करती हैं। हर स्ट्रेटजी अपनी जगह पर इसके बेनिफिट्स भी हैं और कुछ हमारे पास डिसएडवांटेजेस भी हैं। इंटरनल कंसल्टेंट होगा, एक्सटर्नल R&D आपके पास होगी, तो आपके पास जो प्रोडक्ट के आइडियाज हैं वो आपके पास सिक्योर रहेंगे, ठीक है। और अगर आपके पास एक्सटर्नल जो है R&D आप हायर करते हैं तो ऑफ कोर्स यू हैव टू एक्सपोज योर आइडियाज टू दोज एक्सटर्नल कंसल्टेंट या एक्सटर्नल R&D जो रिसर्चर्स हैं उनको आपको देना पड़ेगा। प्रोडक्ट तो बन जाएगा बट शायद उससे पहले जो आपके पास उसका फॉर्मूला है या उसके जो भी एक चीज़ है, जो भी उसकी एक्टिविटीज़ हैं, प्रोसेसेस हैं, वो ऑलरेडी क्या होंगे आपके पास, वो कंपटीटर्स तक पहुंच चुके होंगे। तो आपके पास हर चीज़ की अपनी जो है वो ड्रॉबैक्स हैं। मोस्ट फर्म हैव नो चॉइस बट टू continuously develop new product and improve products because of the changing customer needs and taste, new technologies, shortened product life cycles and increased domestic and foreign competition। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसे बिजनेसेस के अंदर होती हैं जहां पर उनको हर वक्त एक नए से नए जो है वो नए से नए जो है वो R&D एक्टिविटी जो है, नए से नया प्रोडक्ट उन्हें देना पड़ता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप टेलीकॉम की एग्जांपल लें, टेलीकॉम सेक्टर की, आप यूफोन देखें, जोंग देखें, टेलीनॉर देखें, आपको हर वीक में या हर मंथ के अंदर हम चलें कहें कि आपके पास एक नए से नया पैकेज और नए से नए जो है उनको कोई फैसिलिटी या बेनिफिट जो है क्लाइंट को, कस्टमर के करना पड़ता है, उनको देना पड़ता है। अब ये जो उन्होंने क्लाइंट को जो है, कस्टमर को जो डिफरेंट चीज़ें उन्होंने पहुंचाई हैं और दी हैं, इसका मकसद उनका क्या है? मकसद उनका यही है कि वो मार्केट में जो है वो सस्टेन करना चाहती हैं, और एक पैकेज आपने दिया, एक आपने चीज़ दी, उसका लॉन्ग टर्म साइकिल नहीं है, वो एक शॉर्ट साइकिल है। उस शॉर्ट साइकिल के अंदर ही उसने ऑपरेट करना है और फिर वो डिमिनिश हो जाएगा, और फिर आपको जो है नया प्रोडक्ट जो है, नई स्ट्रेटजी जो है वो आपको जल्दी से जल्दी जो है मार्केट में लानी है ताकि आपका प्रोडक्ट जो है वो लॉन्ग टर्म क्या करे, दोबारा जो है सस्टेन कर सके। इसके साथ साथ आपके पास जो है न्यू टेक्नोलॉजी है, कस्टमर के नीड्स और टेस्ट जो है वो चेंज होते रहते हैं, इसलिए भी आपको जो है वो अपने प्रोडक्ट को जो है वो नए से नई जो है वो इन्हांसमेंट करनी पड़ती है और देनी पड़ती है। आप इस चीज़ को देखें कि आपके पास लैपटॉप्स की आप एग्जांपल ले लेंगे, आपके पास लैपटॉप्स Pentium 1 आए, फिर Pentium 2 आए, Pentium 3 आए, टेक्नोलॉजी के अंदर इनोवेशन भी आई, कस्टमर के नीड्स और रिक्वायरमेंट्स जो है वो कंप्यूटर के आने से बढ़ती गई। आपको ज़्यादा मोर एंड मोर पावरफुल, यू नीड मोर एंड मोर पावरफुल कंप्यूटर्स जिसकी प्रोसेसिंग फैसिलिटी जो है, एबिलिटी जो है वो ज़्यादा हो और अच्छी हो दूसरों से, ठीक है। तो आपके पास ये चीज़ें सारी आई, इससे आपके पास एक तो कंपटीशन इंटरनली प्लस फॉरेन, दोनों जो है लोकली एज वेल एज जो आपके पास एक्सटर्नली जो आपके पास है फॉरेन कंट्रीज के अंदर, हर जगह आपके पास कंपटीशन बढ़ा। बट इसके साथ साथ जो है आपके पास प्रोडक्ट की क्वालिटी भी इंप्रूव हुई और आपके पास न्यू इन्वेंशंस भी हुई, नया प्रोडक्ट भी आपके पास आया, ठीक है। आप मोबाइल फोन्स को देखें, आपके पास नए से नया प्रोडक्ट, आप ऐसी इंडस्ट्री के अंदर हैं, आपको जो है वो हर महीने या हर जो है वो क्वार्टरली आपको क्या करना पड़ता है, आपको नया प्रोडक्ट देना पड़ता है विद न्यू फीचर्स, ठीक है। तो ये ऐसी इंडस्ट्री है जिसका लाइफ साइकिल बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। आपने एक चीज़ दी, टेक्नोलॉजी आपके पास 6 महीने बाद वो पुरानी होगी, अब नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है और उस नई टेक्नोलॉजी के साथ आपने क्या करना, अपना सारा सेटअप जो है, लिंक जो है उसको आपने जो है वो उसको अपने लिंक करना है। तो यहाँ पर R&D की इंपॉर्टेंस हमने देखी, हमने इंटरनल और एक्सटर्नल R&D दोनों को हमने फोकस किया। यहाँ पर हमारे पास चेक लिस्ट है कि हमारे पास जो आपके पास मैनेजर्स हैं उनको जो है फॉलोइंग चेक लिस्ट जो है इसको आपने हर हाल में जो है ये जो R&D की रिक्वायरमेंट्स हैं ये उनको फुलफिल करता है। इन क्वेश्चन को आंसर करके आप अपनी R&D की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको आप मॉनिटर भी कर सकते हैं और उनको आप इम्प्रूव भी कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि डज द फर्म हैव R&D फैसिलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप जो है R&D फैसिलिटी आपके पास है या नहीं है, वेदर जो रिसर्च है जो आपके पास कंपनी है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ पर फोकस करती है या फोकस नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल R&D जो भी आपके पास एक्टिविटी है उसके लिए आपके पास फाइनेंसिस चाहिए, उसके लिए आपके पास पैसे चाहिए, ठीक है। तो अगर R&D के अंदर वो फर्म जो है फैसिलिटीज अंदर फर्म के अंदर R&D फैसिलिटीज हैं, इट्स मीन के फर्म इज कॉन्शियस कि वो नया प्रोडक्ट बनाएं और उस नए प्रोडक्ट के साथ क्या करेंगे, वो नई जो है फैसिलिटीज भी जो है दें। आर दे एडवोकेट, आपने R&D डिपार्टमेंट अपने फर्म में खोला हुआ है और आपने जो है उनको फैसिलिटीज भी दी हुई हैं। अब जो R&D डिपार्टमेंट जो है वो एडुकेट है, एनफ है
आपकी मार्केट रिसर्च के लिए, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए सिर्फ एक सेक्शन आपने बना दिया, ठीक है। तो R&D डिपार्टमेंट बनाना है, बट उसको आपने एक्टिव भी करना है कि वो ऑलरेडी एक्टिवली जो है वो रिसर्च की एक्टिविटीज़ में, मार्केट रिसर्च में जो है वो प्रॉपरली जो है उसको कंट्रीब्यूट कर सके। सेकंड हमारे पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ़ आउटसाइड R&D फर्म्स आर यूज्ड आर दे कॉस्ट इफेक्टिव। जिस तरह मैंने कहा कि जब आपके पास आउटसाइड फर्म्स जो हैं उनको जो है आप उनके आप कंसल्टेंसी लेंगे और अपनी R&D डेवलपमेंट जो है आप उनके थ्रू करवाएंगे, तो सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो हमारे पास है कि सिक्योरिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन। जो आपके पास इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है वो रिटेन रखी जाएगी या रिटेन नहीं रखी जाएगी, ठीक है। जब तक वो आपके पार्टनर्स हैं तब तक तो इन्फॉर्मेशन रहे, पर व्हाट अबाउट आफ्टर दैट, उसके बाद आपके पास जो है क्या होगा। जो नेक्स्ट हमारे पास है, आर दे कॉस्ट इफेक्टिव। जो आपने आउटसोर्सिंग की हुई है कंपनी जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, आर दे कॉस्ट इफेक्टिव, क्योंकि R&D जो है वो एक्सपेंसिव वर्क है। इनोवेशन आपके पास इस तरह से नहीं होती। इनोवेशन करने के लिए जो है आपको जो है प्रॉपर टाइम, न्यू आइडियाज़, मार्केट के साथ इन टच रहना और आपके पास क्रिएटिव जो है लोगों की ज़रूरत होती है, उसके लिए आपके पास कॉस्ट फैक्टर है। तो जो R&D आप यूज़ कर रहे हैं वेदर वो कॉस्ट इफेक्टिव है या कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। जो तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जिसको R&D ने आंसर करना है, जो R&D चेकलिस्ट में हमारे पास है, आर द ऑर्गेनाइजेशंस R&D पर्सनल वेल क्वालिफाइड। ऑफ कोर्स R&D जो आप कर रहे हैं उसके लिए मार्केट रिसर्च की जरूरत है और मार्केट रिसर्च के लिए आपको क्वालिफाइड जो रिसर्चर्स हैं, ठीक है, उनकी आपके पास जरूरत है। तो क्या आपकी जो R&D है उसके अंदर जो रिसर्चर्स हैं वो क्वालिफाइड हैं या नहीं है। आर R&D कोर्सेज एलोकेटेड इफेक्टिवली। जो ऑलरेडी आपने R&D की जो रिसोर्सेज हैं, R&D को काम करने के लिए रिसोर्सेज जो चाहिए वो आपने इफेक्टिवली जो है उनको आपने डिस्ट्रीब्यूट किया वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में कि नहीं। आर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर सिस्टम एडुकेट। जो आप उस R&D एक्टिविटी करने के लिए जो आपको कंप्यूटर्स चाहिए और जो आपके पास इंफॉर्मेशन चाहिए, क्या वो एनफ है। इज कम्युनिकेशन बिटवीन R&D एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स इफेक्टिव। R&D जो है वो आपके पास इनपुट देता है आपके पास डिफरेंट अदर डिपार्टमेंट्स को, ठीक है। तो जो आपके पास R&D डिपार्टमेंट है उनकी जो कम्युनिकेशन है, जो उनकी लिंकेज है विद द अदर डिपार्टमेंट्स, वो मतलब कि इफेक्टिव है या नहीं है, इसको भी आपने जो है मॉनिटर करना है। आर प्रेजेंट प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजिकली कम्पिटिटिव। जो आपके पास प्रेजेंट प्रोडक्ट आपने बनाए हैं, ऑफ कोर्स नया आइडिया है, नया प्रोडक्ट है, R&D के थ्रू आपने एक नया प्रोडक्ट डिजाइन किया है, मार्केट में लॉन्च किया है, क्या वो टेक्नोलॉजिकली जो है वो कम्पिटिटिव है, क्या वो लॉन्ग टर्म में जो करंट टेक्नोलॉजी है उसके साथ रहते हुए वो कम्पीट कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। अगर वो टेक्नोलॉजिकली कम्पिटिटिव आपके पास हैं फिर तो आपके पास जो है लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट होगा। अदरवाइज आपके पास क्या होगा कि आपका प्रोडक्ट या लॉन्ग टर्म में आपको जो है उस तरह से जो है वो प्रॉफिट ना दे सके। जो हमारे पास नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे पास यहाँ पर है वो हमारे पास है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की इंपॉर्टेंस आपके पास क्या है कि इंफॉर्मेशन टाइज ऑल बिजनेस फंक्शन टुगेदर दैट प्रोवाइड बेसिस फॉर द मैनेजरियल डिसीजन। ऑफ कोर्स इंफॉर्मेशन जो बिजनेस फंक्शंस की है वो इंटरलिंक्ड है और वो हेल्प करती है मैनेजर को डिसीजन मेकिंग के अंदर। सेकंड पॉइंट हमारे पास ये कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम receive raw data from both internal and external information of the organization। आपके पास इंटरनली डाटा भी होता है, एक्सटर्नल एनवायरमेंट से डाटा आता है जो रॉ फॉर्म में होता है उसको प्रॉपरली मैनेज किया जाता है। इट गैदर्स डाटा अबाउट मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन and personal matters internally and socially, cultural, demographic, environmental, economical, political, governmental, legal, technological and competitive forces externally। आपके पास इंटरनल डाटा आता है वो हमारे पास कौन कौन सी जगह से आता है, जिससे हमने बात करते चले आ रहे हैं। हमारे पास मार्केटिंग से हमारे पास आता है, मैनेजमेंट से आता है, प्रोडक्शन ऑपरेशन आपके पास आता है, ठीक है। आपके पास पर्सनल मैटर्स हैं उनसे आपका डाटा आता है। और एक्सटर्नली आपके पास जो डिफरेंट फोर्सेस हैं, सोशो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आपके पास है, एनवायरमेंटल आपके पास है, पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, गवर्नमेंट लीगल्स आपके पास हैं, टेक्नोलॉजिकल जो इनोवेशन है वहाँ से आपके पास डाटा एक्सटर्नली आता है, ठीक है। डाटा इज इंटीग्रेटेड इन अ वे नीडेड टू सपोर्ट मैनेजरियल डिसीजन। डाटा को इस तरह से टेबुलेट किया जाता है, इस तरह से एनालाइज किया जाता है कि वो एक इंफॉर्मेशन का सोर्स बने, किसके लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और वो जो इंफॉर्मेशन आए उस इंफॉर्मेशन को जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं या जो ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनली आपके पास लोग हैं उसको वो प्रॉपर्ली यूज कर सकें।
जो हमारे पास लास्ट पॉइंट है, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशंस आर बिकमिंग मोर एंड मोर कम्प्लेक्स, डिसेंट्रलाइज्ड एंड ग्लोबली डिस्पर्स्ड, द फंक्शनल इंफॉर्मेशन सिस्टम इज ग्रोइंग इन एन इम्पोर्टेंस। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कम्प्लेक्सिटी होती चली जा रही है, उनके अंदर हायरार्की जो है वो आपके पास बढ़ती चली जा रही है, डिपार्टमेंट्स बढ़ते चले जा रहे हैं, नए से नए जो है क्रिएटिविटी हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो एक्सपेंड हो रही है ऑर्गेनाइजेशंस जो है। उसके साथ साथ आपके पास जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन का फैक्टर जो आ रहा है, और फिर जो बिजनेस ऑपरेशंस जो हैं वो एक कंट्री से शिफ्ट होकर 2, 3, 4, 5 कंट्रीज में शिफ्ट हो रहे हैं। तो जो फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट का एक रुझान आया है, या जो एक इंटरनेशनलाइजेशन का कंसेप्ट आया है, उसकी वजह से हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो डाटा मैनेजमेंट के हवाले से, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ गई है। हमारे पास स्ट्रेटजिक प्लानिंग जो सॉफ्टवेयर्स हमारे पास डिफरेंट हैं जो कि हेल्प कर सकते हैं मैनेजमेंट को, उनको हम देखते हैं। स्ट्रेटजिक प्लानिंग सॉफ्टवेयर कैन अलाउ फर्म टू टैप द नॉलेज बेस्ड ऑन एवरीवन इन द फर्म। देयर आर नंबर ऑफ कमर्शियली अवेलेबल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स डिजाइन टू ट्रेन एंड असिस्ट मैनेजर्स इन द स्ट्रेटजिक प्लानिंग। स्ट्रेटजिक प्लानिंग में मैनेजमेंट सिस्टम का क्या रोल है, ठीक है, कौन कौन से टूल्स अवेलेबल हैं। इसमें हमारे पास जो टूल है वो हमारे पास है चेकमेट इज वन टाइप ऑफ अ सॉफ्टवेयर। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि नॉलेज जो है उसको जो है वो बेस बनाते हुए फर्म को जो वो हेल्प करता है कि वो डिसीजन मेकिंग अपनी बेहतर तरीके से कर सकें, ठीक है। और हमारे पास इट इज एन एक्सपर्ट सिस्टम, चेकमेट इज एन एक्सपर्ट सिस्टम दैट कैरीज अ फर्म थ्रू स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। यस, जो चेकमेट आपके पास है, जो डाटा आपके पास इनपुट लेता है और फिर आपको एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ये कंपनी को हेल्प करता है स्ट्रेटजी इन फॉर्मुलेशन से लेकर स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन तक, ठीक है। तो इस सॉफ्टवेयर को आप डाटा इनपुट देते हैं और ये इनपुट लेने के बाद क्या करता है कि इसको यहाँ पर फोकस करता है। जो हमारे पास मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो हमारे पास हैं, इसके अंदर हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम्स आता है, ठीक है। चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर और चीफ टेक्नोलॉजिकल ऑपरेशन आपके पास हैं। सिक्योरिटी के हिसाब से ऑफ कोर्स आपका डाटा मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी डाटा की जो प्राइवेसी है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैटर करती है। और वो ऑर्गेनाइजेशन के जो इंटरनल पर्सनल डाटा है उसका, ठीक है, उसकी सिक्योरिटी जो है उसके लिए भी मैनेजमेंट सिस्टम हेल्प करते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो हमारे पास मैनेजमेंट सिस्टम का है, ये हमारे पास यूज़र फ्रेंडली है। जो इसके सॉफ्टवेयर हैं, जो चीज़ें हैं, वो बहुत ज़्यादा क्या आपके पास हैं, यूज़र फ्रेंडली है। और यूज़र फ्रेंडली में आप लोग क्या आपके पास चीज़ है कि यहाँ पर आपके पास जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो इतने इंटरेक्टिव हैं कि वो एक आम ह्यूमन भी उनको जो है वो यूज़ करके अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको क्या करता है, एक्सट्रैक्ट कर सकता है। एंड पे हमारे पास जो मैनेजमेंट सिस्टम जो एक है कंट्रीब्यूशन उसकी टूवर्ड्स ई कॉमर्स है, कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो भी आपके पास वेबसाइट्स हैं उनका जो डाटा आपके पास फ्रंट पर आ रहा है उसको एक्चुअली बैक पे जो है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वही उसको हैंडल कर रहे होते हैं। जो बैक पे डाटा बेसेस हैं, जो इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट बैक पे हो रही है, वो सारे के सारी आपके पास जो है ई कॉमर्स की जो है एक जो है वो लिंकेज है और एक इनोवेशन है जिसके थ्रू आप जो है उसको मैनेज कर रहे हैं। जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की आपके पास जो चेक लिस्ट है कि जो मेजर क्वेश्चंस जो हैं जिनको जो है मैनेजर आंसर करना होता है उनको हम देख लेते हैं वन बाय वन। टू ऑल मेजर इन द फॉर्म यूज इंफॉर्मेशन सिस्टम टू मेक डिसीजंस। ऑफ कोर्स आपके पास इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट सिस्टम इन्वॉल्व है और सॉफ्टवेयर जो है वो लिंक्ड है, तो इन्फॉर्मेशन जो है वो सेंट्रलाइज नहीं है बल्कि डिसेंट्रलाइज्ड है। इन्फॉर्मेशन आपके पास क्या है, वो डेलीगेटेड है। इन्फॉर्मेशन आपके पास जो है हर पीसी पर, हर जगह पर अवेलेबल होगी। क्वेश्चन ये है कि इंफॉर्मेशन आपके पास जो है वो अवेलेबल है, सॉफ्टवेयर आपके पास के हैं वो आपके पास अवेलेबल हैं। अब जो डाटा है वो भी आपके पास सेंट्रलाइज नहीं है, डिसेंट्रलाइज डाटा आपके पास जो है वो हर एक पीसी के साथ लिंक्ड है, कनेक्टेड है। आपने उस इंफॉर्मेशन को, डाटा को लेकर उस इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि क्या फर्म का हर मैनेजर जो है वो उस इंफॉर्मेशन डाटाबेस जो आपके पास अवेलेबल है उनको यूज करता है फॉर डिसीजन मेकिंग या उनको यूज नहीं करता। सेकंड, इज देयर एनी चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर और डायरेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम पोजीशन द फर्म। ऑफ कोर्स अगर आपके पास एक डिपार्टमेंट है तो क्या आपने चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर या डायरेक्टर जो इंफॉर्मेशन सिस्टम उनको आपने हायर किया हुआ है। आर डाटा इन द इंफॉर्मेशन सिस्टम अपडेटेड रेगुलरली। जो आपके पास इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर डाटा आ रहा है, हमने बात की थी कि हमारे पास इंटरनली डाटा भी आ रहा होता है और एक्सटर्नली डाटा भी आ रहा होता है, फिर आप इनको एनालाइज करके जो है आप जो है सिचुएशन को जो है अपना डिसीजन लेते हैं। तो जो डाटा आपके पास इंटरनली और एक्सटर्नली आ रहा है
वेदर ये डाटा जो है आपके पास अपडेट भी हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि इन्वायरमेंट आपके पास चेंज हो रही है इंटरनली भी एक्सटर्नली, हर वक्त जो है कंसिस्टेंट नहीं है, हर वक्त कुछ ना कुछ एक्टिविटी कुछ ना कुछ जो है चीज़ चलती रहती है। तो डाटा आपके पास जो है अपडेट किया जाता है रेगुलरली या नहीं, इसको इंश्योर बनाएंगे जो इंफॉर्मेशन सिस्टम के लोग हैं। डू मैनेजर्स फ्रॉम ऑल फंक्शनल एरिया ऑफ द फर्म कंट्रीब्यूट इनपुट मैनेजमेंट सिस्टम। अगर आपके पास मैनेजर्स यूज करते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम तो ऑफकोर्स उनको कमियां भी नजर आती हैं, उनकी स्ट्रेंथ भी नजर आती हैं, और अगर कुछ कमी है तो क्या मैनेजर्स जो है कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, इनपुट देते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर या नहीं। फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोसेस किया, एक काम आप कर रहे हैं और उसमें कुछ कमी नजर आती है किसी मैनेजर को, क्या वो इनपुट देता है कि इस इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर ये कमी है, इसको हम इम्प्रूव करें, तो इससे हमारे पास डिसीजन मेकिंग और भी ज़्यादा आसान हो जाएगी, या हमारे पास जो डाटा के जो विजुअलाइजेशन के पैटर्न है, ये जो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन है जो, ठीक है, हमारे पास वो डाटा हमें एक और बेहतर और अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें दे सकता है, क्या इसमें मैनेजर इनपुट देते हैं। आर द इफेक्टिव पासवर्ड्स ऑफ द एंट्री इनटू द फर्म कंप्यूटर ऑफ द फर्म्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो आप पासवर्ड की स्कीम यूज कर रहे हैं पैरामीटर्स, क्या वो इफेक्टिव है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन जो आपके पास प्रोटेक्टेड है वो थ्रू पासवर्ड्स है, तो पासवर्ड्स जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन इंटरनली जो है फर्म्स के अंदर वो आपके पास क्या है। आर स्ट्रेटेजिस्ट ऑफ द फर्म फेमिलियर विद इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ द राइवल फर्म। इंटरनली तो आपने जो है इंश्योर करवाना है कि जो आपके मैनेजर्स हैं वो इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज करें। एक्सटर्नली आपके पास ये है कि क्या आपके जो मैनेजर्स हैं उनको कंपटीटर्स के जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि वो कौन से सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, वो किस किस पैटर्न का डाटा एनालाइज करते हैं, ठीक है। आपने अपना कंपैरिजन हमेशा कंपटीटर्स के साथ ही करना है। आपका मैनेजमेंट सिस्टम R&D के लिए क्या करता है, एक इनपुट है R&D डिपार्टमेंट के लिए, मैनेजमेंट के लिए भी ऑफ कोर्स डिसीजन मेकिंग में वो इनपुट है, बट R&D में जो है इसकी कंट्रीब्यूशन जो है ज्यादा है। तो जो आपके इंटरनल मैनेजर्स हैं उनको अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ साथ जो एक्सटर्नल आपके पास कंपटीटर्स हैं उनके इंफॉर्मेशन सिस्टम की नॉलेज भी होनी चाहिए। जो हमारे पास नेक्स्ट है, इज द इंफॉर्मेशन सिस्टम यूजर फ्रेंडली। इंफॉर्मेशन सिस्टम यूजर फ्रेंडली है, उसको मैनेजमेंट के लोग आराम से यूज कर लेते हैं, मैनेजर को प्रॉब्लम तो नहीं उसे यूज करने में, तो इसको आपने इंश्योर करना है। डू ऑल यूजर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम अंडरस्टैंड द कम्पिटिटिव एडवांटेज दैट इंफॉर्मेशन कैन प्रोवाइड फर्म्स। क्या मैनेजर इस चीज से अवेयर हैं कि इस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो डाटा है, जो इंफॉर्मेशन है, इसको यूज करते हुए हम जो है वो कम्पिटिटिव एडवांटेज ले सकते हैं, या उनको इस बारे में नहीं पता। आपका जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसके पास डाटा आपके पास इंटरनल तमाम प्रोसेसेस से आ रहा है, दैट इज मैनेजमेंट से आ रहा है, HR से आ रहा है, आपके पास ऑपरेशन से आ रहा है, फाइनेंस से आ रहा है, ठीक है, R&D से आ रहा है, सारा डाटा आपके पास आ रहा है। सिमिलरली आपके पास एक्सटर्नल डाटा आपके पास तमाम मेजर फोर्सेस आपके पास, इकोनॉमिक कंडीशन आपके पास है, टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस आपके पास हैं, सोशो इकोनॉमिक है, कल्चरल है, लीगल है, गवर्नमेंटल है, पॉलिटिकल है, सारा डाटा आपके पास हर सेक्टर से आ रहा है। अब इस डाटा को जो है एनालाइज करके आप जो है मार्केट के सिचुएशन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करके आप जो है कम्पिटिटिव एडवांटेज ले सकते हैं। क्या मैनेजर को इस बात का पता है, इस चीज को आप इंश्योर करवाएं। आर द कंप्यूटर ट्रेनिंग्स वर्कशॉप प्रोवाइडेड फॉर यूजर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम। जो इंफॉर्मेशन सिस्टम के यूजर हैं क्या उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई कि जो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है इसको यूज कैसे करना है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डाटा को जो है प्रॉपरली मॉनिटर करना, एडजस्ट करना, सेट करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपके पास। तो कंप्यूटर ट्रेनिंग्स जो है, इंफॉर्मेशन सिस्टम लिंक्ड विद द कंप्यूटर्स, ऑफ कोर्स आपको कंप्यूटर डाटाबेसेस के साथ लिंक ज्यादा है, तो इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्यूटर ट्रेनिंग्स जो वर्कशॉप्स हैं वो जरूरी होती हैं इस केस के अंदर कि वो आपके पास इंफॉर्मेशन को जो है अच्छे तरीके से जो है इनपुट दे सकें। और अगर आपके पास मैनेजर ट्रेंड होंगे, इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर है उनसे उन्हें प्रॉपर जो है वो अवेयरनेस होगी और उसके तमाम इनपुट आउटपुट और उसके जो यूजेज है वो उनको पता होगा, तो बहुत आराम के साथ क्या कर सकेंगे, वो आपके पास इंफॉर्मेशन जो है वो जो है उसको लेकर उसको डाटा को प्रॉपरली जो है इंफॉर्मेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको यूज कर सकेंगे। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग उनके लिए एक आसान हो जाएगी। जो लास्ट क्वेश्चन जो है जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आंसर करता है, वो इज द फर्म इंफॉर्मेशन सिस्टम कंटिन्यूसली बीइंग इम्प्रूव्ड इन कंटेंट एंड यूजर फ्रेंडलीनेस। आपने जो है कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करनी है ताकि अगर कोई इम्प्रूवमेंट्स चाहिए कंटेंट्स के अंदर इंफॉर्मेशन सिस्टम के या उसके यूजर फ्रेंडली यूज करने में कोई और ईज आ सकती है कि नई टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करने से इंफॉर्मेशन सिस्टम आसानी के साथ समझा जा सकता है, समझाया जा सकता है, तो आपने उसके ऊपर भी जो है फोकस करना है।
हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट टॉपिक यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास है वैल्यू चेन एनालिसिस। पोर्टर डिस्क्राइब द बिजनेस ऑफ अ फर्म एज अ वैल्यू चेन। जो पूरे का पूरा आपका बिजनेस है वो आपके पास एक वैल्यू चेन है, इन विच टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल एक्टिविटीज अंडरटेकन टू डेवलप एंड मार्केट प्रोडक्ट और सर्विसेज यील्ड वैल्यू। जो आपके पास टोटल रेवेन्यू था, आपके पास जो टोटल कॉस्ट थी, तमाम ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रोसेस थे उनका ऑफ कोर्स आप कर रहे हैं तो उनकी कॉस्ट आ रही है। जो उनका टोटल कॉस्ट है, ठीक है, रेवेन्यू में से अगर आप कॉस्ट माइनस करें तो जो आपके पास एंड में कुछ आउटपुट आएगी, ठीक है, वो आपके पास जो यील्ड है वो एक्चुअली आपके पास क्या है, वैल्यू है आपके पास। ठीक है, आपने तमाम प्रोसेस यूज किए, ऑर्गेनाइजेशन के एचआर डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, R&D डिपार्टमेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम आपने यूज किया और उसको यूज करने के बाद आपने एक एंड प्रोडक्ट बनाया और सर्विस आपने बनाई। ठीक है, वो एक्चुअली में आपके पास क्या है, वैल्यू है आपके पास कि टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस माइनस टोटल कॉस्ट, एक वैल्यू आपके पास जो आएगी। बट इस केस के अंदर तमाम प्रोसेसेस इफेक्टिवली यूज करना कि एंड प्रोडक्ट जो है वो आपके पास रेवेन्यू जनरेट करे और ये आपके पास वैल्यू होगी उस एंड प्रोडक्ट की जो सेल्स है। वैल्यू चेन एनालिसिस रेफर टू द प्रोसेस वेयर बाय अ फर्म डिटरमिन द कॉस्ट एसोसिएटेड विद ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज फ्रॉम परचेजिंग रॉ मटेरियल टू द मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट टू मार्केटिंग दोज प्रोडक्ट। ओवरऑल रा से लेके मार्केटिंग तक कितनी कॉस्ट आई यहाँ पर है। Firm use benchmarking to determine whether its value chain activities are competitive compared to the rivals. Of course, आपने अपनी हर एक्टिविटी को राइवल के साथ करना है। यहाँ पर जो है वो बेंचमार्क तौर पर यूज की जा रही है कि whether हमारे राइवल्स के साथ हमारी एक्टिविटी जो है वो फॉर्मल है या नहीं है। This entails measuring the cost of the value chain activities across the industry to determine best practices among competitive firms for the purpose of the duplicating or improving upon दोज बेस्ट प्रैक्टिसेस। आपने तमाम मार्केट एनालिसिस करना है, आपने अपनी एक्टिविटीज के साथ साथ अपने कंपटीटर्स की जो वैल्यू चेन जो है, वैल्यू एक्टिविटीज है, उनको आपने मॉनिटर करना है और उनको आपने या तो उसको आप कॉपी करें या उसको आप इम्प्रूव करें। ठीक है, डुप्लीकेट करें या कॉपी करें या उसको इम्प्रूव करें, जिस तरह आप करते हैं, ताकि आपके अपने जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो प्रोसेसेस की जो एक ओवरऑल स्ट्रेंथ है, जो वैल्यू है वो बढ़ जाए। ठीक है, और आप जो है प्रोडक्ट जो है उसकी वैल्यू जो है आप बढ़ा सकें। ये आपके पास जो एक फर्म की जो है वो वैल्यू चेन की ओवरऑल जो आपके पास है, ये एक सेटअप आपके पास है। आप एंड पे देखें तो आपके पास जो है वो मार्जिन की बात की जा रही है कि टोटल रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, एंड पे आपके पास वैल्यू एडिशन हुई। आपके पास फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ह्यूमन रिसोर्स है, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है, प्रोक्योरमेंट है, ये आपके पास जो है प्रॉपरली एंड जो है इसका कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स द फर्म इफेक्टिवनेस। इस तरह आपके पास इनबाउंड लॉजिस्टिक्स हैं, ऑपरेशंस हैं, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स हैं, मार्केटिंग, सेल्स एंड सर्विसेज हैं। अगेन ये आपके पास क्या करता है, आउटपुट जो है वो मार्जिन की फॉर्म में आपके पास जो है। अ फर्म शुड यूज वैल्यू चेन एनालिसिस टू डेवलप नर्चर फॉर कोर competencies and develop their competencies into a distinctive competencies। आप एनालाइज करें कि आपके अंदर कोर कॉम्पिटेंसीज क्या हैं और फिर उन कोर कॉम्पिटेंसीज को आप इतना इम्प्रूव करें कि वो जो है आपकी जो है वो यूनिक कैपेबिलिटीज बन जाएं और आपको डिफ्रेंशिएट करें आपके कंपटीटर से। अ कोर कॉम्पिटेंसी इज अ वैल्यू चेन एक्टिविटी दैट अ फर्म परफॉर्म्स स्पेशली वेल। ऑफ कोर्स कोर हमारे पास जो वैल्यू चेन है, इसका मकसद ये आपके पास ये है कि आप जो है फर्म की जो कोर एक्टिविटी उसमें और वैल्यू ऐड करें। ठीक है, और अपनी जो है कोर कॉम्पिटेंसी को एनहांस करके जो है वो मार्केटिंग के अंदर जो है वो स्ट्रेटेजिक पोजीशन जो है मार्केट में जो है उसको आप गेन कर लें। लास्ट पॉइंट हमारे पास इसमें जो हमारे पास है कि व्हेन अ कोर कॉम्पिटेंसीज इवॉल्व्स इनटू अ मेजर कॉम्पिटेटिव इन्वेंशंस देन इट इज कॉल्ड डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज। आपके पास जो कोर कॉम्पिटेंसीज हैं वो इवॉल्व होकर मेजर कॉम्पिटेटिव एडवांटेज अगर आपको देने लगे तो मतलब है कि आपने जो है एक यूनिक जो है वो कैपेसिटी, जो यूनिक जो कॉम्पिटेंसी है वो आपने जो है उसको गेन कर लिया है। हम समरी बात करते हैं कि आज के लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया वो हमारे पास था प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन फंक्शंस। हमने देखा कि प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन हमारे पास क्या हैं, क्या इनकी इम्पोर्टेंस है, रॉ मटेरियल से लेकर एंड प्रोडक्ट तक, मार्केटिंग तक आपके पास जितनी भी एक्टिविटीज हैं इट ऑल कम्स अंडर द प्रोडक्शन।
ठीक है, और ये स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन का फेज आपके पास होता है। फिर हमने चेकलिस्ट देखी आपके पास प्रोडक्शन की और ऑपरेशंस की। फिर हमने बात की रिसर्च एंड डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट की, हमने इनकी इंपॉर्टेंस की बात की कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपके पास क्यों ज़रूरी है, किस तरह से मार्केटिंग जो हैं, किस तरह की फर्म्स जो हैं वो एक मार्केट एडवांटेज ले सकती हैं या एक डिस्टिंक्टिव जो कॉम्पिटेंसीज हैं वो गेन कर सकती हैं, ठीक है, मार्केट शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर कर सकती हैं थ्रू R&D। फिर हमने R&D की चेकलिस्ट को डिस्कस किया। फिर हमने मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की इंपॉर्टेंस को देखा कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट है, और फिर हमने चेकलिस्ट के अंदर भी देखा कि क्या क्या मैनेजर्स जो हैं वो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज़ करते हुए इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं और उस इंफॉर्मेशन के बेस पर डिसीजन लेते हैं या नहीं लेते, ठीक है। क्या आपने कोई ट्रेनिंग्स या वर्कशॉप्स अपने अरेंज कराई, ऑर्गेनाइज की, ताकि आप जो है अपने पास जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है इसको आप जो है प्रॉपर्ली इन्हांस कर सकें और इसको आप इंक्रीज कर सकें। लास्ट में हमने बात की वैल्यू एनालिसिस की। वैल्यू एनालिसिस आपके पास ये है, वैल्यू चेन एनालिसिस आपके पास ये है कि आपके पास तमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेसेस जो हैं वो मिल के एक जो प्रोडक्ट आउटपुट दे रहे हैं वो मतलब कि ओवरऑल प्रोडक्ट प्रोसेस की कॉस्ट और फिर ओवरऑल जो रेवेन्यू है आप रेवेन्यू में से माइनस करें आपके पास टोटल कॉस्ट, ठीक है, जितनी भी फंक्शंस की प्रोडक्ट बनाने में आई तो आपके पास जो है वो वैल्यू चेन आपके पास जो है वो आ जाएगी। जो हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे इंटरनल फैक्टर वैल्यूएशन मैट्रिक्स। इससे पहले जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने बात की थी कि हमारे पास जो एक्सटर्नल फैक्टर वैल्यूएशन मैट्रिक्स था उसमें हमने ऑर्गेनाइजेशन की जो इंटरनल अपॉर्चुनिटीज़ थी और थ्रेट्स थी उनकी हमने लिस्ट बनाई थी, और उस लिस्ट की बेस पर हमने क्या किया था कि हमने क्वांटिफाई किया था इंटरनली कि वेदर जो फर्म की स्ट्रेटजीज हैं, जो फर्म के ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो जो गोल्स हैं वो मतलब कि टारगेट कर रही हैं या एड्रेस कर रही हैं या आंसर कर रही हैं प्रॉपरली आपकी अपॉर्चुनिटीज़ को और वीकनेसेस को, या कि नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ को और थ्रेट्स को वो प्रॉपर आंसर करती हैं नहीं। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम कोर जो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन की जो इंटरनल जो स्ट्रेंथ्स हैं और जो वीकनेसेस हैं उनको जो है हम क्या करेंगे, उनको हम स्टडी करेंगे इन रिस्पेक्ट टू अवर कंपटीटर्स, और हम देखेंगे कि हम इंटरनली जो है हम कितने ज़्यादा स्ट्रेंथन हैं, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज अवेल करने के लिए, और कितनी ज़्यादा हम वीक हैं कि हमें जो है एक्सटर्नल थ्रेट्स जो हैं वो इफेक्ट कर सकती हैं। इसके अलावा फिर हम बात करेंगे कि नेचर ऑफ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास क्या हैं, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, नेचर ऑफ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हमारे पास क्या होती है। फिर हम फाइनेंशियल वर्सेस स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव बात करेंगे, हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनके जो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपके पास क्या होते हैं, और जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपके पास क्या होते हैं। नॉट मैनेजिंग बाय ऑब्जेक्टिव, ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो क्लास हमने आज के लेक्चर में हमने देखा कि हमारे पास जो है वो डिफरेंट किस्म की हमने चीज़ें, हमने जो इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिहाज से हमने बात की, और हमने इसको देखा कि हमारे पास किस तरह से जो डिफरेंट प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन की फंक्शंस हैं वो आपके पास इफेक्ट करते हैं आपके पास डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस को। फिर उसके बाद हमने प्रोडक्शन चेकलिस्ट में बात की, और उस चेकलिस्ट में हमने जो बात की सबसे इम्पॉर्टेंट वो हमारे पास ये थी कि जो आपके पास जो सप्लायर्स हैं जो आपको रॉ मटेरियल जो है वो फ्राहम कर रहे हैं, जो पार्ट्स आपको बता रहे हैं, वेदर मतलब कि वो रिलायबल भी हैं या नहीं और रीजनेबल भी हैं या नहीं। यहाँ पर भी आपको इस चीज़ को फोकस करना है कि आपको जो आपके पास सप्लायर्स हैं वो भी आपके पास एक ना हो, आपके पास सप्लायर्स भी जो हैं वो एक से ज़्यादा हों तो ज़्यादा मुनासिब है। आप एक के ऊपर बिल्कुल रिलाई नहीं कर सकते, अगर एक आपको जो है वो जॉब देते तो बाकी तो कम से कम आपके पास जो है वो स्टॉप बाकी जो है आपको जो है सप्लाई कर सकें, ताकि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन का जो होल प्रोसेस है वो आपके पास जो है वो स्टॉप ना हो सके, ठीक है। फिर हमने बात की R&D की, R&D हमने कहा कि ज़रूरी है, ठीक है, और उन फर्म्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि जिनके प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल बहुत छोटा होता हो, उनको हर वक्त जो है एक नया प्रोडक्ट लेकर जो है वो सामने आना पड़े। फॉर एग्जांपल मोबाइल इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी के अंदर अपडेट आती रहती है, तो आपके पास एक मोबाइल आता है, फिर दूसरा मॉडल, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो चीज़ें जो है उनको जो है इन्हांस करनी पड़ती हैं हर हाल के अंदर। बट आपने जो नया आइडिया बनाना है, जो नया प्रोडक्ट आपने लॉन्च करना है, डिज़ाइन करना है, उसको आपने अपने कंपटीटर से पहले लॉन्च करना है। फिर आपने अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। फिर हमने इंटरनल R&D और एक्सटर्नल R&D की बातें की, ठीक है, और हमारे पास वो कंपनी है जिनके पास कंटिन्यूस
परफॉर्मेंस या उनको हर दफ़ा एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना पड़ता है, डेवलप करना पड़ता है, उनके लिए जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपनी इंटरनल R&D और एक्सटर्नल या मिल की या इंटरनली अपना R&D सेंटर बनाएं, या वो एक्सटर्नल जो है आउटसोर्स करें और बाहर से जो है अपने कंपोनेंट जो है उनको पर R&D जो एक्सपेंसेस बियर करें, या फिर दोनों टेक्निक्स जो है इनका जो है वो मिक्सचर जो अडॉप्ट करेंगे, इंटरनल में कुछ डेवलप करें और जो स्किल्स नहीं है उनको एक्सटर्नल आउटसोर्स करके उनको कंप्लीट करवा सकें। हमने R&D की चेकलिस्ट में जो इम्पोर्टेंट बात की कि R&D इंपॉर्टेंट है और बैकबोन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर। तो क्या एक ऑर्गेनाइजेशन ने जो R&D के लिए रिसोर्सेज चाहिए वो प्रॉपरली लोकेट किए हैं या नहीं, ठीक है, जो R&D के डिफरेंट यूनिट्स हैं उनके दरमियान कम्युनिकेशन जो है इफेक्टिव है या नहीं, ठीक है, और R&D जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव आपके पास है या नहीं, और आपने अपने R&D डिपार्टमेंट का जो प्रोसेस है उसके साथ साथ आपने जो एक्सटर्नल जो आपके कंपटीटर्स हैं उनके जो R&D के प्रोसेस हैं उनको भी आपने देखना है, ताकि आप अपने जो प्रोसेस है उनको जो है आप इम्प्रूव कर सकें। मैनेजमेंट सिस्टम की हमने बात की कि किस तरह से इंटरनल और एक्सटर्नल डाटा दोनों को यूज़ करते हुए जो है बेहतर तरीके से क्या करता है, एक फर्म्स के मैनेजर को सपोर्ट करता है कि वो डिसीजन मेकिंग के अंदर क्या कर सकें, वो एक अच्छी कंट्रीब्यूशन कर सकें, ठीक है। डाटा को मैनेज करना, और आपके पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं, इनमें से एक सॉफ्टवेयर हमारे पास चेकमेट है, ठीक है, जो कि कंपनी की इन्फॉर्मेशन को लेकर और फिर उससे जो है वो फॉर्म जो है उससे इंफॉर्मेशन जो है एक्सट्रैक्ट करता है। फिर हमारे पास मैनेजमेंट कुछ बेनिफिट्स हमने बताए, चेकलिस्ट हमने बताई यहाँ पर कि आपके जो इंटरनल मैनेजर्स हैं क्या उन्हें सॉफ्टवेयर यूज़ करना भी आता है या नहीं, क्या आपने ट्रेनिंग्स दी उनको कि वो आप इस सॉफ्टवेयर को प्रॉपर्ली यूज़ कर सके या नहीं, क्या जो आपका पासवर्ड स्कीम है, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो आपका डाटा पड़ा है ये बहुत ज़्यादा प्राइवेट डाटा है और बहुत ज़्यादा सिक्योर डाटा है, और इसको कंपटीटर्स जो हैं वो यूज़ करके मार्केट एडवांटेज या कंपटीटिव एडवांटेज ले सकते हैं। तो जो आपका पासवर्ड स्कीमा है वो जो है कैसा है वो ज़रूरी है आपके पास। फिर वैल्यू जनरेशन हमने बात की, और फिर हमने वैल्यू चेन के अंदर तमाम चीज़ें डिस्कस की, समरी हमने अपने आज के लेक्चर की डिस्कस की। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इंटरनल फैक्टर वैल्यूएशन मैट्रिक्स के ऊपर बात करेंगे, ठीक। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।